नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक साल नमो 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 नमो। जी हाँ, पूरे देश में एक बात गूंजी थी कि हर हर मोदी घर घर मोदी। अच्छे दिन आएंगे, लेकिन एक साल बीतने जा रहे हैं। क्या अच्छे दिन आए हैं? क्या अभी भी लोगों के जहन में नमो नमो है? जमीन पर कुछ काम हुआ है या अभी भी बातें हवाई हैं? ये जानने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता रेणु भाटिया जी, जो महिला मोर्चा की महासचिव भी हैं, और ये फरीदाबाद के लिए, हरियाणा के लिए कोई अनजाना नाम नहीं है। आपका स्वागत है। हमारे साथ आईएनएलडी से हैं, युवा अध्यक्ष हैं अरविंद भारद्वाज जी। अरविंद भारद्वाज जी चुनाव लड़ चुके हैं टिकाऊ विधानसभा क्षेत्र से। अरविंद जी, आपका भी स्वागत है। एक साल नमो नमो, केंद्र की सरकार एक साल पूरा करने जा रही है। इस साल में क्या कुछ सपने जमीन पर उतर आए हैं? क्या अच्छे दिन आए हैं? यही सवाल लेकर मैं सीधा रूबरू हो रहा हूँ रेणु भाटिया जी से। क्या अच्छे दिन आ गए? संदीप, मुझे आप ये बताएं कि आपका तात्पर्य पत्रकार होने के नाते आपका तात्पर्य अच्छे दिन से क्या है? अच्छे दिन का तात्पर्य मुझे अरविंद जी बताएंगे। नहीं, मैं ये सवाल मैं टॉस करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बताएं कि क्या एक्सपेक्टेशंस थी एक पत्रकार के नाते आपको? मेरे को एक्सपेक्टेशन ये थी मैम कि किसान आत्महत्या ना करे, किसान लाइन में ना लगे, पेंशन समय पे मिल जाए, बिजली आती रहे, मेरे काम ना रुके, लाल फीताशाही खत्म हो जाए। एक साल का जो ये हमारा टेन्योर निकला भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने तो ये जो बातें गिनाई, ये उन बातों के आगे बहुत छोटी, बहुत फीकी पड़ती हैं जो उन्होंने विश्व में परचम फैलाया? जैसे पूरा विश्व आज अमेरिका जैसा राष्ट्र, आज इंग्लैंड जैसा राष्ट्र, आज ऑस्ट्रेलिया, आज जर्मनी, आज भूटान, नेपाल, कोई कंट्री ऐसी नहीं जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी की आगे सजदा ना किया। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आ गए। उनकी अपनी डेफिनेशन है। आप ये देखिए कि उनकी डेफिनेशन आने की किसको कहते हैं, और मैं एक भारतीय जनता पार्टी की सिपाही आने की डेफिनेशन डिफरेंट तरीके से कहती हूँ। नरेंद्र मोदी जी विदेश गए थे, विदेशी दौरों पे गए, कई कंट्रीज में गए, तो वहां से वापस मैडम यही बात विपक्ष पूछ रहा है, यही मैं पूछ रहा हूँ। बता रही जमीन पर क्या आ रहा है? मैं वही बता रही हूँ संदीप। नरेंद्र मोदी जी जब वापस आए विदेश से, तो बहुत सारी सौगात लेके आए हैं। वो आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो नरेंद्र मोदी जी गए एक चीज खरीदी और वो शॉपिंग करके लाए। इट्स नॉट शॉपिंग, वो एक ऐसा प्लान लाए जो वर्षों वर्ष तक अमेरिका हिंदुस्तान में चलाएगा, वर्षों वर्ष तक यहाँ की जनता को बेनिफिट होगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ की आमदन बढ़ेगी, यहाँ का विकास होगा। फ्यूचर टेंस जारी है, भविष्यकाल जारी होगा होगा होगा। क्यों नहीं? आप वो क्या रहा है? मेरा सवाल सीधा, मैं एक छोटी सी बात करके आप अरविंद भाई को दीजिए क्वेश्चन। आप शादी करते हैं जी, आपका फैमिली बढ़ती है, बच्चा होता है, आप 9 महीने तक क्या कहते हैं? बच्चा होने वाला है, बच्चा आने वाला है, घर में संतान आने वाली है। आने वाली तो कहती है, तो 9 महीनों के बाद आती है ना। तो ये प्लानिंग भी, तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, मकान बनेगा, दुकान बनेगा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनेगी, इसको समय तो चाहिए। प्लानिंग डाल दिया, जैसे बच्चा पैदा होने वाला है वो प्लानिंग डल गई। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। रेणु भाटिया जी का कहना है कि विकास अभी गर्भ में है, अभी अच्छे दिन गर्भ में है, विकास में प्लानिंग हो चुकी है और गर्भ से बाहर निकलने के लिए समय चाहिए। क्या ये जो गर्भ का बच्चा विकास रूपी बच्चा है भारद्वाज जी, ये जमीन पे कहीं दिखने लगा? इसकी किलकारी कहीं गूंजती दिख रही है या अभी चित्कार ही है? संदीप जी, रेणु भाटिया जी ने एक उदाहरण देकर अपनी बात समझानी चाहिए। मैं उसी पे बात करूंगा। उन्होंने बोला कि 9 महीने का टाइम चाहिए होता है एक बच्चे को जन्म के लिए, उसके बाद ही बच्चा आ पाता है। पर ये जो 9 महीने की बात है वो तो हम पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से सुन रहे हैं। चुनाव से तकरीबन 1-1.5 साल पहले से ही जब नरेंद्र मोदी जी की घोषणा हुई थी प्रधानमंत्री के रूप में, बेरोजगारी खत्म करूंगा मैं, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, पर सच्चाई आज धरातल पर अगर आकर देखें तो 1 साल का टाइम कोई कम नहीं होता। अगर किसी की नीयत हो ये काम करने की, वो चाहता हो कि कोई बदलाव आए, क्योंकि पिछले 10 साल से कांग्रेस का जो कुशासन रहा
रहा, जो कांग्रेस का जो समय रहा, उसमें ये देश बजाय तरक्की करने के ये देश और पीछे 10 साल चला गया। तो लोगों में एक उम्मीद और एक भरोसा जागा था नरेंद्र मोदी के रूप में। लोगों को ये भरोसा लगने लगा था कि जो अपनी बातें कह रहे हैं, बड़े बड़े विजन, बड़े बड़े सपने उन्होंने इस देश की जनता को, गरीब आदमी को, कमजोर को, ऐसे ऐसे मजदूर और किसान वर्ग को जो सपने इन्होंने दिखाए, मध्यम वर्गीय परिवारों को जो आपका कहना है कि किसान ठगा हुआ है, युवा ठगा हुआ है, पूरी तरह से हर वर्ग, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। अगर ये कहते हैं कि मोदी लहर चली, कहाँ है वो आज मोदी लहर? जो मोदी लहर ये अपने हरियाणा और महाराष्ट्र में बताते थे, उसके बाद जब दिल्ली के चुनाव हुए तो बुरी तरह इनकी पार्टी फ्लॉप हो गई। उसके बाद पश्चिम बंगाल के निगमों के चुनाव हुए, 82 जगहों पर वो चुनाव हुआ, उनमें से एक भी जगह ये अपनी सरकार नहीं बना पाई। अच्छे दिन आए या नहीं? इनके अच्छे दिन आए संदीप जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि इनकी नजर में अच्छे दिन की परिभाषा ये है कि पहले एक साल ये हमें झूठे वादे, मीठी मीठी गोलियां देते रहे, अब आज फिर ये फ्यूचर की बात करते हैं। चुनाव से पहले भी फ्यूचर की बात थी और आज भी फ्यूचर, जबकि होना ही चाहिए था एक साल में। आज प्रधानमंत्री को अपने किए हुए बातों को गिनाना चाहिए था कि मैंने ये नई चीजें मैं लेकर आया। जैसे पहले तो लोग ये कहते थे कि शायद प्रधानमंत्री जी बनेंगे नरेंद्र मोदी तो उसके बाद काला धन वापस आएगा। आज तो लोग ये कहने लगे काला धन छोड़िए, प्रधानमंत्री जी को तो वापस अपने देश ले आइए। तो आप सीधा रेणु जी से संदीप जी, शायद भाजपा के लोगों को सुनने की आदत नहीं रही, क्योंकि ये अब सरकार में है। रेणु जी पूर्ण बहुमत से पूरा समय रेणु जी ने बहुत अच्छा सुना है आपको। पूर्ण बहुमत से इनकी जो सरकार बनी, पूर्ण बहुमत से जो सरकार इनकी बनी, तो वो एक अहम इनके अंदर आ गया कि हमने काम किया, हमने लोगों को भरोसे में लिया और यही भरोसा आगे तक कायम रहेगा। पर ये भूल गए, ये जनता है, इस जनता ने 6 महीने में इन्हें आपको 4 आरोप लगे हैं। तो आपके पास जो सपने थे, सपने अभी भी मोदी जी की आंखों में ही कैद है। 2, युवा रोजगार जो चाह रहा था वो अभी भी रोजगार की तलाश में है। जो घोषणाएं 2-2.5 साल से मोदी जी के वायदों में थी, आज भी वो घोषणाएं हैं। आप अभी भी भविष्य के किसी रेल पर सवार हैं, जमीन पर जमीनी आदमी को कुछ भी नहीं दे पाए। ये 4 आरोप आपको लगाए हैं भारद्वाज ने। अच्छा संदीप जी, थोड़ा सा प्रोग्राम को ट्विस्ट दें, आपको भी अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के लिए मैं आप दोनों की ऐड करूँ, ठीक है? मैं आप दोनों से पूछूं, तो आप मुझे बीजेपी का प्रवक्ता समझ रही है? थोड़ी देर के लिए आप प्रवक्ता ये नेताओं के साथ मिलकर ऐसा ही होता है। नहीं, प्रवक्ता नहीं कह रही हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं आप दोनों की एंकर हूँ और मैं आप दोनों से एक प्रश्न करती हूँ कि 1 वर्ष के 16 मई को हमारा 1 वर्ष हो जाएगा। कोई 1 वर्ष में आप हरियाणा के हम लोग रहने वाले हैं, हरियाणा में और केंद्र का कोई एक घोटाला याद करके बता दीजिए। संदीप जी, मैं जवाब देता हूँ। कांग्रेस के राज में जितने घोटाले हुए, ये भी आप मानते हैं इतने शायद इस देश के इतिहास में नहीं हुए। पर शुरू के 1 साल में उनका एक भी घोटाला नहीं है। मैं बताता हूँ, उनका पहले साल में उनका नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने काम करना शुरू भी नहीं किया। आप जब शुरू करेंगे तभी तो घोटाले करेंगे। अरविंद जी पहले काम तो कांग्रेस वालों ने काम करके घोटाले किए, आपने तो काम ही शुरू नहीं किया। अरविंद जी, आप डाइवर्शन ना करें, बिकॉज आपकी पार्टी के पास कोई बेस नहीं बात करने के लिए, कोई क्वेश्चन लाने के लिए, तो डाइवर्सिफाई ना करें। हमारी पार्टी की बात नहीं हो रही है। चश्मा धुंधला हो गया, चश्मे का, उसके आंखें टेस्ट कराना दोबारा जरूरी है। तभी मुझे ताजुब है, युवा चेहरा होने के बावजूद आज इनकी बहकी बात क्यों है और इनका चश्मा धुंधला क्यों पड़ रहा है? सच्चाई कड़वी होती है। नो, आपका चश्मा धुंधला क्यों पड़ा? जब कांग्रेस की सरकार में आप ये बात करते थे ना, तो कांग्रेस वालों को भी ऐसे बुरा लगता था। अब जो आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरी बारी है, मैं जवाब दे रहा हूँ। एक प्रश्न ये रखा आप लोगों के सामने कि 1 वर्ष के उसमें आप मुझे ये बताएं कि क्या कोई घोटाला मिला? और 10 वर्षों में, कांग्रेस के 10 वर्षों में 74 घोटाले हुए, बड़े लेवल के घोटाले। छोटे मोटे घोटाले तो पता नहीं कितने हुए होंगे, वो काउंटलेस है। बड़े लेवल के 74 घोटाले। कांग्रेस वाला बीजेपी नहीं करने जा रहे। हाँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ, इसको कहते हैं चेंज। जो आप कह रहे थे ना 1 वर्ष में क्या हुआ, ये हुआ। और ये बहुत मोटा चेंज है, ये बेस बनाने वाला चेंज है, ये धरातल का चेंज है। सबसे पहले किसी भी जगह पर बिल्डिंग बनाने के लिए लेवल बराबर करना बहुत जरूरी होता है और हम लोगों ने वो लेवल बराबर किया है। अभी तो हम जनता पिस रही है, नहीं पिस रही, आप ये बताइए। नहीं, आम आदमी पिस रहा नहीं पिसेगी। आप राजनीतिक दृष्टिकोण मत कीजिएगा। आप राजनीति की जमीन आप बराबर कर रही हैं, आम आदमी को दे रही हैं। संदीप भाई, आप राजनीतिक बात ना करें, आप इस बात को समझने की कोशिश करें और इस बात को
रियलाइज करें कि जहां पर लाखों लाखों करोड़ों अरबों घोटाले होते थे, जितने जीरो हमको गिनने भी नहीं आते थे, उतने करोड़ों के घोटाले होते थे, वो घोटाले बंद हुए। अल्टीमेटली इनडायरेक्ट फायदा किसको होगा, ये जनता को समझने की जरूरत है। ये एहसास होगा पे तो बहस ही नहीं है रेणु जी, होगा पे बहस नहीं है। संदीप भाई, हमने एक चोर की जेब में से 10,000 रुपए बचा लिए, जो जनता का अधिकार था उसे नहीं लेने दिए। अल्टीमेटली वो 10,000 कौन से पैसे आपने बचा लिए, मार्केट में आया। कौन से पैसे आपने बचा लिए? जो घोटाले, जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोगों को ये उम्मीद थी कि जो हमारी अपनी तहसीलें हैं, हमारे अपने निगम हैं, जब उनमें हम काम कराने जाएंगे तो हमें भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ेगा और बिना रिश्वत दिए हमारे काम होंगे। पर सच्चाई आज धरातल की ये है कि आप अपनी तहसील को देख लीजिए, वहां बिना रिश्वत दिए अगर एक भी रजिस्ट्री आपकी हो जाए, इसका मैं जवाब इस तरह से दूंगी संदीप भाई कि हमें प्रधानमंत्री जी का, अगर आपने पहला भाषण उनकी शपथ के बाद सुना हो, अगर आप रिपीट कराते हैं अपने चैनल पे, तो उन्होंने पहली बात कही थी कि मैं वादा करता हूं और चैरिटी बिगेन्स एट होम, मेरे कार्यालय से कोई घोटाला नहीं होगा। आपको ध्यान है इस बात का? मुझे इस बात पे शर्म है कि अरविंद भाई इस बात को क्यों रियलाइज नहीं कर रहे, कि आप लोग इस बात को क्यों अप्रिशिएट नहीं करते या अपने ऊपर क्यों नहीं उतारते कि बड़े लेवल पर आपके क्षेत्र में, आपकी पार्टी में अगर घोटाला नहीं होगा तो छोटा आपका कार्यकर्ता घोटाला नहीं कर पाएगा। यही चेंज है, इसे कहते हैं छोटे लेवल पे, इसे कहते हैं नजर तो नहीं आया। सवाल बड़ा सटीक, छोटे लेवल पर नजर नहीं कर रहे। बहुत बड़े आदमी है, प्रधानमंत्री है देश के, हम बहुत साधारण हैं, हमें नहीं दिखता प्रधानमंत्री कार्यालय, हमें तो अपनी तहसील दिखती है। जब हम उस तहसील में जाते हैं और वहां लोगों को हाथ जोड़कर खड़े हुए देखते हैं ना, और वो जो 10-10, 5-5 हजार रुपए माफ कराने के लिए वो अर्जी दे रहे होते हैं तहसीलदार को, क्योंकि 10-10, 20-20 दिन से उनकी रजिस्ट्रियां अटकी पड़ी रहती हैं, पर बिना पैसे लिए रजिस्ट्रियां पास नहीं होती है, रजिस्ट्रियां नहीं होती हैं। तो हमें तो वो नजर आता है, हम इतने बड़े नहीं है कि हम प्रधानमंत्री कार्यालय देखें, हम तो सब साधारण लोग, आम आदमी की राह। जिस दिन हमें नगर निगम में और हमें तहसील में बिना पैसे दिए, बिना रिश्वत दिए काम होते नजर आएंगे, हम उस दिन मान लेंगे कि हाँ, मोदी जी का बहुत अच्छा समय, रामराज मोदी जी का स्टार्ट हो। लेकिन अभी नहीं है आपकी नजर में? बिल्कुल नहीं है, अभी तो कोई चेंज नहीं आया एक साल। आप अरविंद जी जो बात कर रहे हैं, इनकी सरकार के समय में और आपके नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फर्क ही यही है कि अब व्यक्ति सीधा तहसील जाता है, जो कमियां वहां हैं उनको दूर किया जा रहा है, ई गवर्नेंस के माध्यम से, सीएम विंडो के माध्यम से, ये सारे सिस्टम स्टार्ट कर दिए गए हैं। कोई भी नया सिस्टम आप स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपका चैनल है, अगर वो नया सिस्टम है, जब भी वो नया लगेगा तो उसमें बहुत खामियां होंगी, कभी कैमरा प्रॉब्लम करेगा, कभी लाइट प्रॉपर नहीं होगी, कभी बेस बैकग्राउंड प्रॉपर नहीं होगा, तो आप उसको और कितना टाइम लेंगे मैडम इन्हें प्रॉपर करने में? अरविंद भाई, लाइट और बैकअप के लिए एक साल तो निकल गया। आपका अगर 3 कमरों का परिवार मकान है ना, उसको भी आपको बनाने के लिए आपकी नींव को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार में आप मकान बना देते हैं तो उसकी नींव आगे बढ़िए बनाएंगे, मकान भी उठाएंगे। कोई भी प्रोग्राम, मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम है, ई गवर्नेंस का प्रोग्राम है, सीएम विंडो का प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम को टू स्टार्ट द प्रोग्राम यू नीड सम टाइम, यू नीड 2 months, 3 months, 5 months, 7 months. एवरी प्रोग्राम है सर्टन टाइम। कोई प्रोग्राम 1 वर्ष का होता है, कोई प्रोग्राम 5 वर्ष लगाता है, कोई प्रोग्राम 3 वर्ष लगाता है। आप प्रदेश की प्रवक्ता है रेणु जी, मेरे को एक सीधा सा सवाल मेरी जनता को बता दीजिए, ई गवर्नेंस इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन अब तक कितने भ्रष्टाचार के अधिकारी आपने जेल भेजे हैं? आपकी यहाँ भी सरकार, आपकी वहाँ सरकार, मुझे एक आंकड़ा दीजिए। संदीप जी, एक बहुत सीधी सी बात और मैं भी ऐसा बता दीजिए जिसने आज हमारी सरकार के होते घोटाला किया था, बता रहे हैं उसको हम आप बता रहे हैं, उसके ऊपर सरेआम चल रही है रजिस्ट्री कराने पे तहसील। रेणु जी, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी अपनी कही हुई बात है, सुनिए। संज्ञान में लाए कि इस पर आपने हमसे पैसा मांगा, आप उसका नाम दें, उसके ऊपर रेणु जी, एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जनता को बताइए कि आपका नाम है और आप जेल भेजेंगे। हमारी सरकार ने ये खुलेआम बात कही है, जहां पर भ्रष्टाचार के लिए पकड़ा गया। आपने ही अपने चैनल के माध्यम से कुछ दिन पूर्व दिखाया था, हरियाणा की सरकार को 6 महीने जिस दिन हुए थे, मुख्यमंत्री जी ने, मुझे ध्यान नहीं है, कुरुक्षेत्र या करनाल में किसी कार्यक्रम में ये बात कही अपने मंच से कि आज हमारी सरकार को 6 महीने पूरे हो रहे हैं। सभी अधिकारी, सभी लोग पूरा ध्यान से सुन लें कि आज के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज में लिप्त पाया गया तो अब
चेंजेस डिफरेंट। आपको अरविंद भारद्वाज जी अगर भेजते हैं तो आप भेजेंगे उस अधिकारी को? देखिए बिल्कुल, अगर वायदे की नहीं, इसी से रिलेटेड एक अगर अरविंद भारद्वाज जी के साथ किसी ने हमारी सरकार होते हुए नाजायज किया और वो साबित हो गया तो उसके ऊपर पूरी मैडम एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ। चलिए तहसील की बात आपने नहीं मानी कि अगर होगा तो हम कर देंगे जी। ये रॉबर्ट वढेरा के बारे में तो नरेंद्र मोदी जी ने भी बयान दिए थे कि इसने किसानों की जमीन हथियार की कब्जा किया। 4-5 दिन पूर्व ही ये वाली बातें सामने आई। मुझे तो रॉबर्ट वढेरा और उसकी कंपनी का और उसके परिवार का कोई भी आदमी किसी जेल में बैठा नजर नहीं है। संदीप जी, आप तो मीडिया के आदमी हैं। अरविंद भाई मेरे राजनीतिक इतने युवा नेता हैं। अभी कुछ दिन पूर्व 4 या 5 दिन पूर्व 11 चीजों के बारे में आया। 11 हरियाणा के ये 11 केसेस के ऊपर पूरी दोबारा से रेणु जी जो गलत पाया जाएगा संदीप जी रेणु जी से एक और बात जिस अशोक खेमका ने रॉबर्ट वढेरा के खिलाफ सवाल उठाए, उसके ऊपर जांच उठाई, उसके लिए पहले बचाव में आते थे, हम भी बचाव में होते थे जब कांग्रेस उसे प्रताड़ित कर रही थी। आज फिर जब बीजेपी की सरकार बनी तो ये खुद पलटे और ये खुद उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। आज दिन उसका जी के साथ हर पार्टी ने किया है, चाहे वो कांग्रेस रही हो, इनेलो रही हो या अब बीजेपी हो। खेमका ईमानदारी का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन ईमानदार आदमी को अपने साथ कौन रखता है? अभी वो ब्रेक के बाद जारी रहेगी। 1 साल नमो नमो में आखिर जमीन पर क्या सपने उतर पाए या यूं ही भविष्य में तारीख पर तारीख मिलती रहेगी? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 1 साल नमो नमो में। और हमारे साथ पैनल में है रेणु भाटिया जी, बीजेपी के हरियाणा प्रदेश की प्रवक्ता है, और अरविंद भारद्वाज जी, युवा अध्यक्ष हैं फरीदाबाद के। आपसे सवाल अरविंद जी, आपने सीधा रेणु जी से एक सवाल किया था कि कब उतरेंगे जमीन पर ये हकीकत कि आम आदमी कहे सच में अच्छे दिन आ गए। आप बताइए,
आप क्या महसूस करते हैं? आप गांव का दौरा कर रहे हैं, आप किसानों के बीच में जमीन पर है, क्या कहता है आमजन? संदीप जी, सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो चुनाव लड़ रहे थे, जब उनकी पार्टी लड़ रही थी, उस वक्त सरकार बनाने के लिए तरह तरह के वादे किए, तरह तरह की घोषणाएं की। मैं तो एक चीज देखता हूं कि आज लोग जब हम गांव में कॉलोनियों में जाते हैं तो एक बात हमसे भी पूछ लेते हैं, जबकि हम उनकी विपक्षी पार्टी हैं, कि भैया वो जो 14-15 लाख थे नरेंद्र मोदी जी के, वो किस अकाउंट में पहुंचेंगे? जो ये जनधन योजना का अकाउंट उन्होंने खुलवाया, इसी में पहुंचेंगे या हमारे अपने अकाउंट में पहुंचेंगे? तो हम खुद भी निरुत्तर हो जाते हैं। और भाजपा के लोग जो जवाब देते होंगे वो अपने आप अपनी समस्या समझते होंगे। इसके अलावा मुझे बोलने दीजिए मैडम, फिर आप बोल लीजिए। उसके अलावा किसानों के लेकर उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए, और सरकार बनते ही जैसे ही वो स्थापित हुए अपनी सरकार में, उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, भूमि अधिग्रहण बिल ला दिया। और जिस किसान को इन भूमि अधिग्रहण के जो बिल अब ये लागू किया, उससे मुक्ति दिलाने के लिए कम से कम कई दशकों तक की लड़ाई उन किसानों ने और उसके साथ और बहुत से सामाजिक संगठनों ने लड़ी, और वो लड़ाई उन्होंने कांग्रेस के राज में बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे लड़कर वो जीते और अपने अधिकार उन्होंने पाया। पर जैसे ही नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बनाई और स्थापित हुए केंद्र में, उसके बाद उन्होंने फिर भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन करके, अमेंडमेंट करके, उसमें फिर वापस वही 50 साल 60 साल पीछे किसान को ला दिया। आप एक चीज बताइए, जो किसान मेरी अपनी अगर फैक्ट्री है, मैडम की अगर फैक्ट्री है, या आपकी अपनी फैक्ट्री है, या आपका अपना बाग है, या आपकी अपना कोई भी आप उत्पाद करते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आप अपने उत्पाद को, अपने प्रोडक्ट को किसी भी कीमत पर बेचें, किसी भी तरह से बेचें, किसी को बेचें, पर किसान को वो आजादी नहीं है इस देश में। अगर अपनी जमीन की बात की जाए, आप एक बात बताइए कि क्या अपने ये किसान खुद तय नहीं कर सकता कि मेरी जमीन किस भाव पर जाएगी और मैं किसको बेचूं या ना बेचूं? रेणु जी, आपने बहुत तीखे हमले किए हैं अरविंद जी ने, कि मोदी जी न धन के, जो काला धन का वायदा था, न धन आया, न जन के। आम आदमी को अभी तक राहत नहीं मिल पाई। आम आदमी अभी तक नहीं कह पा रहा है कि अच्छे दिन आगे, और ना किसान के, न धन, न जन, न किसान। ये कैसी सरकार और ये कैसे अच्छे दिन? मुझे ये समझ नहीं आता, आप अच्छे दिन की डेफिनेशन को साइडलाइन क्यों करते हैं? जी, आज तक 60 वर्षों में सरकारें सिर्फ कहती रही कि फला पार्टी का हाथ, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। कितना हाथ रखा उन्होंने गरीब पर, और भारतीय जनता पार्टी ने आते ही पहले गरीब की प्रॉब्लम को नॉक किया। आज कल 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा, कैलकाटा में जो प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं घोषित की, क्या ये अच्छे दिनों की शुरुआत नहीं है? 12 रुपए सालाना भर के आपको 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है, क्या ये अच्छे दिन गरीबों के लिए नहीं है? 333 रुपीज भर के और आपको 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा मिलता है, क्या ये अच्छे दिन नहीं है? इस तरह के बीमा योजना जो डायरेक्ट गरीब को हिट करती है, इसको आप अच्छे दिन नहीं करेंगे? बच्चों की शिक्षा के लिए मुझे एक दिन बता दें, जितने भी सरकारी स्कूल हमारे हरियाणा में हैं, लगभग 24,000 से ज्यादा स्कूल्स यहाँ पर हैं, उन स्कूलों में मुझे आप बताएं कौन से ऐसे स्कूल हैं जहाँ महिलाओं के लिए सुरक्षा या टॉयलेट्स या इन बेसिक सुविधाओं का इंतजाम किया गया हो? जो ये शुरुआत हुई है, क्या ये अच्छे दिन नहीं है? आज हमने एक डाटा निकाला कि जिस स्कूल में 500 बच्चे हैं, एक यूएनओ का भी डाटा है कि 20 बच्चों के ऊपर एक टॉयलेट होना चाहिए। क्या किसी सरकारी स्कूल में था? बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं है। तो वो डाटाज जो हमने निकाले और उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सरकार आंकड़े निकालने के लिए चुनी हमने? नहीं जी, आंकड़े के लिए हमारे सरकार भाई, जब तक हम कोई चीज का बेस नहीं निकालेंगे, आंकड़ा नहीं निकालेंगे, जब तक मैं ये नहीं निकालूंगी कि आपको मिर्च खाने से एलर्जी है, जब तक हमें उस चीज का पता नहीं लगेगा तो हम आपके पास काले धन का आंकड़ा था, सब चीजों के आंकड़े था। अब वो आंकड़ा कहाँ गया? वो आंकड़ा भी है, वो फाइल गुम हो गई है। नहीं भारद्वाज जी, हम लोग आपकी तरह फाइलें एक फैमिली के अंदर नहीं रखते हैं। हमारी फाइलें जो हैं पीएम हाउस में सरकारी खजाने के पास रहती हैं, सरकारी विंडोज में रहती हैं, किसी के पर्सनल परिवार में, घर में नहीं जाती हैं। बाकी इनको पता होगा कहाँ जाती है। मेरा सिर्फ इतना अभिप्राय है, जो भी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय से निकली उसमें गरीब का फायदा ही निकला। आपने मुझ पर अभी आरोप लगाया कि हम लोगों ने लैंड बिल्स के ऊपर, लैंड एक्विजिशन के ऊपर बात।
बेसिक बात सिर्फ अगर आप समझे, राजनीति ना करें। और मैं निवेदन करती हूँ अपनी सभी विपक्षी पार्टियों का, कृपया करके 60 वर्ष 66 वर्ष बीत गए इस देश में गरीबों को जुल्म सहते सहते, जो अंग्रेजों के जमाने का जुल्म था वो सहते रहे। कृपया अब जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ रहे हैं, जो थोड़ी बहुत कमियां भी रही, जिसमें हमारी सरकार ने किन्हीं बातों पर समर्थन दिया था, उनमें भी जो कमियां रही, उनको भी अब नरेंद्र मोदी जी संसद के माध्यम से बार बार आवेदन करके, बार बार निवेदन करके, आग्रह करके, विनम्र निवेदन करके, विनती करके कह रहे हैं कि विपक्ष से हमारी विनती है, हम लोगों का सहयोग करें ताकि हम अपने देश के किसान को उन्नति दे सकें, विकास दे सकें। कोई भी सरकार आज से पहले संदीप जी आई, उन्होंने किसान का विकास नहीं सोचा। मैम आप बोल रही थी तो मैं ये बात कर रही थी कि जो किसानों के ऊपर ये राजनीति चल रही है, बार बार उन किसानों को समझने नहीं दिया जा रहा। हम विपक्ष से बार बार निवेदन करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद से कई बार निवेदन किया, जब भी इस बिल की बात आई बार बार हम कहते हैं कृपया उस बिल को समझें, अगर कहीं पर कोई कमी पाई जाए उसका संशोधन होगा। हम लोग हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट नहीं है कि वी हैव टू स्टिक टू दिस थिंग। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। रेणु भाटिया जी, आप कहती हैं कि काला धन आएगा, रोजगार मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा और बिजली भी आएगी, सब कुछ आएगा। और वो 14 लाख देखिए आप मतलब अमित शाह जी ने कह दिया तो एक जुमला था, बात करो। मैं शायद ये सब बातें जुमले हों। मैं आपको बार बार निवेदन कर रही हूँ। नहीं बात क्या करो, कोई वर्ड कहने से मुझे अमित शाह के वर्ड अमित शाह जी हैं, अमित शाह को विपक्षी नहीं कह सकते। मैं आपकी बात को एक उस बात की ओर गौर करें कि हमें राजनीति न करके अपने देश के किसानों के बढ़ोतरी। कल आप पक्ष में आप सारी बातें उठाते थे, आप पर भी यही आरोप लगते थे। संदीप जी की बात का जवाब दूं जो इन्होंने मुझसे पूछी कि क्या काला धन आएगा और आपने रोजगार मिलेगा। रोजगार जो हम जमीन का ये फैसला कर रहे हैं, इसमें कहीं पर भी 1% ये बात नहीं कही गई कि किसानों से जबरदस्ती जमीन ली जाएगी। नेवर, ये उसमें है नहीं। आप कृपया एक बार थोड़ा स्टडी जरूर करें दोबारा से, और तक जब किसान चाहेगा उसकी जमीन ली जाएगी। 1 से 1.5 किलोमीटर दूर फ्रॉम द रोड साइड जमीन ली जाएगी, जमीन वो वाली ली जाएगी, उसके लिए उनको 3 गुना मुआवजा दिया जाएगा। जो मुख्यमंत्री नहीं चाहता हर किसान के घर पे एक नौकरी उनको दी जाएगी, जो उनका बेनिफिट है वो पूरा दिया जाएगा, तो किसान का नुकसान का और डेवलप लाइन में से भी दिया जाएगा। और उसके अलावा एक सेकेंड अरविंद भाई, मैं अपनी बात पूरी करूं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस जमीन को लेके बनने वाला है, उसमें किसानों के बच्चे वहां स्टडी करेंगे, वहां ITIs होंगे, वहां पे किसानों के वो रोजगार हो गया। तो जब हम रोजगार देंगे, बेरोजगारी दूर, बेईमानी दूर, भ्रष्टाचार दूर, करप्शन दूर, और आप क्या चाहते हैं और किसको कहते हैं? किसानों की जमीन को छीन कर आप सब कुछ दूर करना चाहिए। छीनने की बात आप ले नहीं रहे हैं, आप छीन रहे हैं अरविंद भाई, आप छीन रहे हैं। चेंज कर दे। पहले जो कानून था उसमें 70% किसानों की सहमति जरूरी थी और आपने उसमें अमेंडमेंट कर दिया। अब 70% की कोई सहमति की जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वर्ड चेंज करके आप अपना बड़प्पन हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में दिखा रहे। रेणु जी, हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में है। 5 नाकामियां सरकार की बताइए। सरकार सबसे पहले अगर बात करें तो किसानों के फील्ड में मैं उसके पहला जवाब पॉइंट, चाहे उसमें भूमि अधिग्रहण बिल हो या बुजुर्गों की पेंशन हो, इस पर फेलियर है सरकार, चाहे हरियाणा सरकार की बात करें केंद्र की सरकार। दूसरा पॉइंट हम बात करें ब्लैक मनी, जिसके काले धन की ये बात करते थे, उसमें टोटली ये फेल है। तीसरा हम बात करें तो भ्रष्टाचार और महंगाई पे फेल है। महंगाई पे किसी तरह का कोई अंकुश, कोई कंट्रोल ये सरकार नहीं लगा पाई। महंगाई जिस दर से पहले बढ़ रही थी उसी दर से आज फिर बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे अपने स्टेट की अगर हम बात करें तो जहां इन्होंने सरकार ने वादा किया था, चाहे वो जब स्टेट के चुनाव थे या असेंबली के चुनाव थे, इन्होंने वादा किया था कि हम रोजगार देंगे। आप कहते हैं कि हमने जो वादे किए पूरे नहीं किए। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो हमने शुरुआत की, अगर इसी बात को आप शुरू से लेना, अगर इसी बात को आप बड़े दिमाग से, अच्छी सोच से समझें, तो इससे कितनी चीजें विकसित होती हैं। आपके टाइम में क्या आपने बेटी के हक के लिए, बेटी के अधिकार के लिए कुछ किया था? नहीं किया था।
कांग्रेस सरकार ने किया? नहीं किया। हमारी सरकार ने आते ही कहा 1 बेटी हो, 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, भ्रूण हत्या नहीं होगी, बेटी को बचाना है। उन 1, 2, 3, 4 जितनी बेटियां परमात्मा उस परिवार में भेजेगा उनको पालने का काम सरकार करेगी। पैदा होते ही उसको जो है अनुदान राशि दी जाएगी जन्म की, उसके बाद उसके स्टेप टू स्टेप शिक्षा की बढ़ोतरी होगी राशि में, उसके बाद उसके विवाह के लिए दी जाएगी, उसके विवाह से पूर्व उसकी बेटी बोझ नहीं बनेगी, बेटी बोझ नहीं बनेगी, उसके बाद उसको बिजनेस के लिए छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन के दौरान उपलब्धि गिनवाऊंगी। एक ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर आप उपलब्धि के जो ब्रांचेस कर लेंगे वो 5 नहीं 50 होंगे। तो ये थे हमारे स्टूडियो में रेणु भाटिया जी, जिन्होंने सरकार 1 साल में नमो नमो कर रही है इस बात का पुरजोर समर्थन किया और साबित किया अपने तर्कों से कि वाह नमो नमो हो रहा है। अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे ये नहीं बता पाएंगे। मेरे साथ अरविंद भारद्वाज जी हैं, उन्होंने भी कहा अच्छे दिन अरविंद भारद्वाज जी ने कहा कि जिन उम्मीदों के साथ आम आदमी ने ये सरकार चुनी थी, अभी भी वो आम आदमी को उन चीजों का उम्मीद ही है, इंतजार ही है, जमीन पर वो चीजें नहीं है। से नहीं, रिक्शा पुलिस से जाके पूछिए जिसकी 12 रुपए में बीमा हुई, अभी जी 330 भूखा आदमी जो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहा, वो बीमे का क्या करेगा? पहले रोटी का इंतजाम तो कीजिए उस रिक्शे वाले का। आज मैं उसके लिए इस देश में आज भी आपके 1 साल के टेन्योर में आज भी हजारों किसान आत्महत्या तो बड़े नेता के तो यूं ही मुद्दा खिलता करता है, क्योंकि विपक्ष में हमेशा राजनीति करना आसान होता है और सत्ता पक्ष हमेशा सवालों के घेरे में होता है। रेणु जी, आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद भाई, आप भी बेशकीमती समय निकाल कर आए और इस शो को आपने 4 चांद लगाया, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमो नमो हो रहा है या नहीं, कल फिर किसी और नेता और किसी और शख्सियत के साथ हम ये चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए खबर 24। नमस्कार।